बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद कह रहे हैं आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। होपफुली आपका वीकेंड जो है वो बड़ा शानदार और ज़बरदस्त गुजरा होगा। नतीजा हमें दिखाई देता है कि कोरोना के केसेस जो है उसमें मुसलसल इजाफा हुआ। उससे पता लगता है कि वीकेंड जो है ना खासा हल्ला गुल्ला करके गुजारा गया। अरे वैसे हमजा आप हल्ला गुल्ला करते हैं या आप फॉलो करते हैं उन तमाम डायरेक्शंस को और SOPs को? मेरी पूरी कोशिश होती है कि SOPs को फॉलो किया जाए, लेकिन आजकल जब फरा शादियों पे जाना पड़ता है ना, आप एंटर तो होते हैं मास्क पहन के, जब आप अंदर माहौल ऐसा देखते हैं और फिर आप शायद फिर वही माहौल आ गया, आप किसी से हाथ ना मिलाएं या उसको मिले ना, वो नाराज हो जाता है। अच्छा, वैसे अभी तक लोगों को ना वो जो जप्पी डालने की आदत है वो नहीं गई है, जादू की जप्पी। और वो बड़ा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। अच्छा, आज चूंकि वैसे तो इस वीक में मुझे तो दो खुशखबरियाँ लगती हैं, क्योंकि 8 को मेरी बर्थडे होती है और 9 को जो है वो मेरे फेवरेट तरीन शख्सियत जो हैं जिनसे मैं नज़रियाती तौर पे आइडियोलॉजिकली या इल्मी फ़िक्री तौर पे हमेशा बहुत मुतासर हुई, वो अल्लामा इकबाल। पहले आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे हम जो है ना कह देते हैं और हैप्पी बर्थडे कह देते हैं टू अल्लामा इकबाल को, इसलिए कि आज 143वां यौम विलादत है उनका। और हमजा व्हाट अ मैन, इसलिए कि आप एक लम्हे के लिए सोचें 1905 कहते हैं वैसे, मतलब उस ज़माने में एक छोटा सा सियालकोट, आज भी मतलब कोई आप तो बहुत बड़ा शहर है लेकिन उस वक्त सियालकोट क्या होगा, उसके एक छोटे से 3 कमरे के मकान में एक इंतहाई दीनी ख़ानदान में जो कि बहुत सख्त जुड़े हुए थे किताब के साथ, दर्स व तदरीस के साथ, तिलावत कलाम पाक के साथ, वहाँ एक बच्चा पैदा होता है और फिर वो बच्चा ना सिर्फ टॉप करता है मिडिल में, मैट्रिक में, बल्कि वो हमजा गवर्नमेंट कॉलेज में आके पढ़ता है। फिर उसके बाद वो बाहर जाता है, वहाँ जर्मनी से वो PhD करता है और उसके बाद वो लिंकन्स इन से बार एट लॉ जो है वो करता है। लुक एट द डिग्रीज, इमेजिन करें द प्रोग्रेसिव अप्रोच ज़िंदगी की तरफ। उन्होंने नहीं सोचा कि हम क्या करें। और आज तो फरा हमें पता है ना, ये हमने लैपटॉप पे क्लिक किया, गूगल पे गए, सब कुछ मिल गया, तब पता ही नहीं होता था। और फिर भी इतनी तालीम हासिल करना, और फिर वो जो 2 कौमी नज़रिया था जो सर सैयद अहमद खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको समझना, उसको आगे लेकर चलना। और फिर इलाहाबाद का वो खुतबा किसने नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा। उसकी वजह ये थी कि जो कहते हैं ना कि सफ़र वसीला है ज़फ़र, और वो जो कहते हैं ना कि आदमी वो जिससे घाट घाट का पानी पियो। सो हमारे ये तमाम लीडर्स इनके हालात ज़िंदगी पे नज़र डालें जो हम इस वक्त बात करें। मुझे जो चीज़ इंस्पायर करती है हमजा वो यही बात है कि वो कहाँ से निकले, किस तरह के हालात में से उन्होंने कैसे ग्रो किया, कहाँ तक पहुँचे। और याद कर रखें वो ज़माना गुलामी का ज़माना है। अंग्रेज़ जो कि अपनी चालबाजियों के लिए, अपने डबल स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत मशहूर थे, खासतौर पे इंडिया में उनकी पॉलिसी जो है, उन्होंने मजहबी जिसे कहना चाहिए इस्तेहसाल का भी सामना किया, उन्होंने नस्ली इस्तेहसाल का भी सामना किया, उन्होंने मौशी इस्तेहसाल का भी सामना किया, फिर भी साबित किया कि वो इंटेलेक्चुअली और हर लिहाज से एट पार है, बल्कि बेहतरीन है। और उन्होंने एक अलहदा मुमलिकत का ना सिर्फ सोचा बल्कि उसको मुमकिन कर दिया। और हमारे कायद को जो उन्होंने ख़त लिखा वो भी बड़ा बेहतरीन ख़त है, अगर आप वो ख़त पढ़े। अभी हम चलते हैं वरा टॉप स्टोरीज के कहने। 50 बरस तक सरकारी ओहदों पर फाइज रहने और जिंदगी भर सदर बनने का ख्वाब देखने वाले जो बाइडन आखिरकार व्हाइट हाउस तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर विराजमान हो जाएंगे। कोरोना की नई लहर, एक रोज में 25 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स में केसेस रिपोर्ट होने पर आज से स्मार्ट लॉकडाउन। इंडोर शादी की तकरीब पर पाबंदी, आउटडोर की इजाजत होगी। खातून को हरासा करने पर निजी बैंक का मुलाजिम गिरफ्तार, मुलाजमत से भी फारिग। मुलाजमत पेशा खवातीन के साथ हरासानी के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। खवातीन को हिम्मत करके सोसाइटी में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करना होगा। और मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले और इंसानी रूह बेदार करने वाले मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 143वां यौम पैदाइश मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है।
तो जी फरा, आज की तो टॉप स्टोरी जो है वो हैं ही सिर्फ इकबाल। वैसे तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम कहते हैं कि इकबाल ने ख्वाब देखा। आप गुलामी की बात कर रही थी, मुझे ना कई पूरी आप उनकी शायरी पढ़े ना, मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता मिसरा वो था, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर। सोच आप जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जिस वक्त आपने सोच आज़ाद कर ली, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मुझे तो बहुत सारे उनके ज़िंदगी के ऐसे अशार हैं जो कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौके पे याद आते हैं, जिनमें से एक जो है ना, वो जब कोई रेजिस्टेंस आती है, जब कोई मुश्किल आती है, मैं दूसरों को भी बताती हूँ और ख़ुद भी, तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो अगर ज़िंदगी में ये रहे ना कि जितना ज़्यादा कोई आपको रेजिस्टेंस है, आप अपनी परवाज़ थोड़ी सी और ऊंची कर लें, और ज़्यादा रेजिस्टेंस है और ऊंचा चले जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब मैं आपको यूएस इलेक्शन के हवाले से बता देता हूं कि तकरीबन 50 बरस तक किसी न किसी हैसियत में सरकारी ओहदों पर फायज रहने और ज़िंदगी भर सदर बनने का ख्वाब देखने वाले जो बाइडन आखिरकार वाइट हाउस तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। ये कहा जाए कि टिकट हासिल कर लिया है तो ये भी गलत नहीं होगा। वो इलेक्टर्स की जानिब से बाज़ाब्ता इंतखाब के बाद 20 जनवरी 2021 को अमरीका के 46वें सदर के तौर पर बराजमान हो जाएंगे। जो बाइडन अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले सदर भी कहलाएंगे। ये पहले सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने वाले एक शख्स थे जिन्होंने 7 करोड़ से ज़ायद वोट हासिल किए। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप अभी भी नताइज में किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं और उन्होंने ट्वीट किया कि ये स्टोलन इलेक्शन है, यानी कि चोरी छुदा इलेक्शन है। पर हम आपको दिखाते हैं कि असल इस वक्त जो है हालात हैं क्या। 290 जो हैं वोट्स हासिल कर चुके हैं जो बाइडन, और 214 वोट हासिल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर हम जो बाइडन की बात करें तो कुछ ऐसी रियासतें हैं जहां से उन्होंने कामयाबी हासिल की। ये कैलिफोर्निया है, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स कैलिफोर्निया के हैं जो बाइडन के नाम रही है। वॉशिंगटन से भी जो बाइडन जीते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ब्लू हैं ये तमाम डेमोक्रेट्स ने जीते हैं और जो रेड हैं वो रिपब्लिकन्स ने जीते हैं। ये कैलिफोर्निया से कामयाब हुए जो बाइडन, फिर वॉशिंगटन से भी जो बाइडन ही कामयाब हुए। अगर हम बात करें पेंसिल्वेनिया की, बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, यहाँ के इलेक्टोरल वोट्स भी आखिर में जो बाइडन ने ही हासिल किए हैं। शुरू में ट्रंप यहाँ से जीत रहे थे और न्यूयॉर्क से भी जो बाइडन ही कामयाब हुए हैं। अब ट्रंप की बात कर लेते हैं कि ट्रंप कहाँ से जीते। टेक्सास है, टेक्सास से ट्रंप कामयाब हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा के बारे में कहा जाता है कि 200 साल से जो यहाँ से जीत रहा था वही सदर मुंतखब हो रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से कामयाब हुए हैं और सदर नहीं बन सके हैं। बात की जाए ओहायो से भी डोनाल्ड ट्रंप ही कामयाब हुए हैं। जितनी आप ये रेड में देख रहे हैं इन तमाम स्टेट से डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए हैं। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर ली जाए तो हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी के लिए 218 सीट्स हासिल करनी थी, 216 अब तक जो बाइडन की जो है पार्टी उसने, डेमोक्रेट्स ने हासिल कर लिया। लेकिन अगर हम रिपब्लिकन्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप खासे पीछे नजर आ रहे हैं। 196 अभी तक ये सीट्स हासिल कर चुके हैं और सबसे अहम मरहला है सेनेट का। दोनों पार्टीज ने 48 और 48 अभी तक सीट्स हासिल की हैं, सेनेटर्स बनाने में मुंतखब हुए हैं, कामयाब हो गए हैं मुंतखब करने में, और 4 अभी ऐसी सीट्स हैं जिनका नतीजा सामने नहीं है। इसी पर बात कर लेंगे कि पाकिस्तान की सियासत पर इस पूरे इलेक्शन के क्या असरात होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। नए अमरीकी सदर की टर्म का जनूबी एशिया पर आप क्या असर देख रहे हैं? क्या चीन अमरीका जो कशीदगी है मजीद बढ़ सकती है अगर जो बाइडन आ जाते हैं, और सी पैक पर इसके क्या असरात होंगे? मैं समझता हूँ कि सदर बाइडन के आने से पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि इस खित्ते में जो कशीदगी थी ईरान और चीन के हवाले से अमेरिका की, वो उसमें कमी आएगी। बाइडन ने अनाउंस किया है कि वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर मुआहदा है वो बहाल कर देंगे।
इसका मतलब है जंग का खतरा ईरान के खिलाफ खत्म हो जाएगा, महाजराई भी कम हो जाएगी। दूसरा, वो एक्सपीरियंस सियासतदान है, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है, उनके सदर शी जिनपिंग से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो चीन को कहते हैं कि मैं उसको दुश्मन नहीं समझता, मैं उसको कंपेटिटर समझता हूँ कि हमारे साथ उसके कम्पीट करें, तजारत में या सियासत में भी हो। तो उससे मैं समझता हूँ चीन के साथ भी ताल्लुकात मामूल में लाने में मदद मिलेगी, और वो उस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे जो जंगजू ज़बान है, जो जारियाना ज़बान है, और वो जो जारियाना इक़दामात ट्रंप और उसकी टीम चीन के खिलाफ कर रहे थे। तो कुछ कशीदगी में कमी आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के ताल्लुकात उनके उस तरह ही रहेंगे मुस्तहकम, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से चूंकि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए, तो पाकिस्तान के साथ भी वो अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करेंगे। तो ये खुशाइंद बात होगी। और जो ट्रंप के जो बाकी जो वो गठजोड़ था मोदी के साथ, वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप और मोदी एक नज़रियाती यार दोस्त हैं। उनकी सोच जो है वो उनकी नफ सियासत की बुनियाद पर है, और जो ख़तरनाक है बैनुल-अक़वामी सियासत के लिए भी और इलाकाई सियासत के लिए भी। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों पर हालिया अमरीकी इंतखाबात के क्या असरात होंगे, और अमरीका फ़ौज कब तक वापस निकालेगा? ट्रंप के जाने से वो जो एंड गेम, अफगान एंड गेम है, उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए जी, उसमें क्रूशल फैसला ये है कि सदर बाइडन क्या, ट्रंप की ये मुस्बत पॉलिसी थी मेरे ख्याल में कि उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि हम अफगानिस्तान की जंग अमेरिका नहीं जीत सकता, अमेरिका को इनखला करना पड़ेगा और ये तवील जंग का खात्मा होना पड़ेगा। तो अगर वो पॉलिसी अब कंटिन्यू करते हैं बाइडन, तो फिर अमन के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं, जैसे कुछ लोग अमेरिका के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में अपने अड्डे कायम रखें, और ताकि हम नज़र रख सकें ईरान पर, चीन पर, पाकिस्तान पर या रूस पर, और या वो सर जंग का हिस्सा बने, तो अगर वो अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की सोच को आगे लेके चलेंगे बाइडन, तो फिर अमन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि अफगान तालिबान भी और जो उनके मुखालिफ हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके साथ एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, यकजहती की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और उसको लेके आगे ले चला जाए, और ताउन हो। अफगानिस्तान के 6 जो हमसाए हैं, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, गारंटीज हो अमेरिका और रशिया की, तो फिर मेरे ख्याल में पायदार अमन के इम्कानात बढ़ जाएंगे। मुशाहिद साहब, गुज़श्ता कुछ अरसे से दुनिया में दाएं बाजू के सियासतदान इक़्तिदार में आ रहे हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेशन में इजाफा देखने में आ रहा है। क्या इस वजह से मुस्तकबिल में आप आलमी अमन जो है उसको कुछ खतरे में देख रहे हैं? देखें जी, ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है जो आपने बात की। ये जो दाएं बाजू के जो सियासतदान आ रहे हैं, चाहे ये ट्रंप है, चाहे ये मोदी है, चाहे ये बोल्सोनारो है ब्राज़ील का, या वो दुतर्ते भी है फिलीपींस का, वो खैर वो ज़्यादा पॉपुलिस्ट है इस किस्म, और योर्गे हैदर है उधर का ऑस्ट्रिया का, और भी ऐसे लोग हैं। ये जो लोग हैं ये इंतहा पसंद भी हैं, इनकी राइट विंग रेसिज्म भी है, और ये रेसिस्ट भी हैं कि ये इनकी तासुबात की पॉलिसी है, मज़हब की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, और आपकी लसानी बुनियाद पर। तो ये एक बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये इनकी मिली भगत से ये बातें हो रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि उसका मुकाबला कुछ लोग कर रहे हैं, मगरिब में ही कर रहे हैं। एंगेला मर्केल जो चांसलर है जर्मनी की, उन्होंने कहा है कि मैं 10 लाख और सीरिया के रेफ्यूजीज लूंगी। उन्होंने, हालांकि उसको बड़ा नुकसान हुआ सियासी तौर पर। पिछले हफ्ते इलेक्शन हुआ बोलीविया में, और आपने देखा कि बोलीविया में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ गई, बाएं बाजू की, अमरीकी मुखालफत के बावजूद। फिर आपने देखा कि वेनेजुएला में जो राइट विंग फोर्सेस थी, जिसकी अमरीकी पुष्टपनाही कर रहा था, वो पावर में आना चाहते थे, वो फेल हो गए, और जो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, बाएं बाजू की गवर्नमेंट है, वो कायम है। तो इसका मुकाबला पब्लिक ओपिनियन से भी हो रहा है, इसका मुकाबला सड़कों के अलावा पार्लियामेंट्स में भी हो रहा है, और ये जो ग्रीन पार्टी, लेफ्ट पार्टी, ये मिलके काफ़ी कुछ इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये जो खतरात हैं, और मैं खुश हूं कि जो नए सदर आएंगे अमेरिका के, वो जो ट्रंपिज्म की बाकियात का भी वो खात्मा करेंगे, और बाकियात में ये जो सोच थी तसादुम की, तजाद
इमदाद की, तकसीम की, और जो वायरस है ये इस्लामिज्म का, चाहे मोदी का हो या मैक्रों का हो या ट्रंप का हो या बोल्सोनारो ब्राजील का हो, उसका खात्मा भी होगा। जी ठीक है मुशाहिद हुसैन सईद साहब, बहुत शुक्रिया। तो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। लेकिन एक और तब्दीली, आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर ट्रंप जैसे ही व्हाइट हाउस छोड़ेंगे तो मेलानिया ट्रंप भी उनसे डिवोर्स देने वाली है। अब ये सही है या नहीं है, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और इसकी जो सोर्स है वो ट्रंप हुकूमत की साबिक ओहदेदार स्टेफनी है। उनका कहना भाई सिर्फ ये इंतजार करनी थी, ये इलेक्शन का डिसीजन है और उसके बाद ये भी डिसीजन हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, ट्रंप पहले प्रेसिडेंट नहीं है जो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इससे पहले अगर इजाजत दें तो छोटी सी हिस्ट्री, 1801 में जो दूसरे प्रेसिडेंट थे ना अमेरिका के, जॉन एडम्स, उन्होंने भी जब 1800 में इलेक्शन जीता था और थॉमस जेफरसन जो है उन्होंने इनसे इलेक्शन जीत लिया था, तो उन्होंने कहा था मैं व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। तो फिर क्या हुआ था भला? क्या हुआ? जैसे हमने किराएदार से मकान खाली कराना, पानी बंद कर देते हैं, लाइट काट देते हैं, टेलीफोन के कनेक्शन काट देते हैं, बिल्कुल यही सब कुछ किया गया था, जिसके बाद इंतहाई एम्बैरेसमेंट के बाद जो है उनको वहां से निकलना पड़ा था। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और जो खबरें सेहत के हवाले से हैं वो कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी हमें पहले से ही अंदाज़ा था। दूसरी लहर का खदशा बताया जा रहा था और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में दोबारा तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र NCOC की जानिब से मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई। इन पाबंदियों में 20 नवंबर से मुख्तलिफ मकामात पर शादियों के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल, और जबकि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर 100 रुपये जुर्माना किया जाएगा और साथ ही 3 मास्क भी आपको फराहम किए जाएंगे। कम नहीं है जुर्माना। हाँ, और 100 रुपये में अगर 3 मास्क मिलेंगे तो हर बंदा जो है वो कहेगा चलो मास्क तो मिल जाएंगे, लेके निकलने का क्या फ़ायदा। ये पकड़ो 100 रुपया 3 मास्क दे दो। बिल्कुल ऐसी है। मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद जो है वो 3,43,189 हो चुकी है, जिसमें से 3,18,417 सेहतियाब हो चुके हैं। अच्छा, वैसे मुझे 89, 79 इन लफ्ज़ों में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, पता नहीं, मेरा एक तो मैथ्स बुरा है, लेकिन ये 79, 89 बड़े तंग करते हैं। अच्छा जी, इंतकाल कर जाने वाले जो मरीज उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हम आपको हर रोज़ इसलिए बताते हैं कि ये बहुत संजीदा मसला है। पाकिस्तान में आज का जो फिगर है अगर हम बताएं तो 6,968 है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 816 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि 13 मरीज जो हैं वो दम तोड़ गए और 519 मरीज़ हैं जो सेहतियाब होने में कामयाब हुए हैं, जबकि जो फाल केसेस हैं उनकी तादाद 17,000 से ज़ायद हो चुकी है। और इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स को सील करने का नोटिफिकेशन भी फराई। मेरा सेक्टर उसमें नहीं है, बेफिक्र है, लेकिन ये बड़ी जो है अजीब सी बात होती जा रही है कि इस्लामाबाद में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे इसमें ना हर चीज़ स्टोरी के 2 एंगल्स होते हैं। मुझे इसमें ये भी लगता है कि इस्लामाबाद में कम से कम विजिलेंस तो है ना, हाँ। कि वो फौरी तौर पे अगर केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उस पर एक्ट भी करें। बाकी शहरों में ये ना समझिए कि आपके हमारे शहर में नहीं है, इस्लामाबाद में ही हो रहे हैं, आपके यहाँ हो सकता है टेस्ट ना करवा रहे हो लोग और इतना ज़्यादा उसका पता ना चल रहा हो। गाइडलाइंस जो बताई गई हैं, तकरीब का इनेकाद, जगह का इंतखाब लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मुशावरत से होगा। बिल्कुल, और शादी की जो इनडोर तकरीबात हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और आउटडोर की इजाज़त दे दी गई है कि आउटडोर में ज़रा खुला किया जा सकता है। माकिज़ में शादी की तकरीब के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फरा, हम जब लोगों से सवाल करते हैं ना कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो बड़े मज़े के जो हैं, जिस पे हैरत भी होती है, दिल जो है ना दुखी भी होता है कि ये किस तरीके की जस्टिफिकेशंस हैं। तो लोगों से हमने बात की है कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुना। रोज़ मास्क तो नहीं खरीद सकते हैं ना, गरीब बंदे, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको देना चाहिए, रोज़ मास्क गरीबों को फ्री में देना चाहिए। मास्क में मैंने रखा हुआ है, कहीं अगर पब्लिक प्लेस में चला जाता तो फिर मास्क लगा। एहतियात करेंगे तो नहीं लगेगा। 10 बजे जो है शॉपिंग मॉल बंद करवा रहे हैं, तो उसके अलावा भी आप जो है वो DCs वगैरह SDM वगैरह निकलें, बाहर आएँ और देखें, चेक करें कहाँ पर ज़रूरत है। हमने इसको SOPs करके कम किया था, तब दोबारा जब हम इसको करेंगे तभी तो हम इससे फ़ायदा उठाएंगे ना। नहीं, ये थोड़ी ना उनके लिए थोड़ी है, तो सिर्फ आवाम के लिए, आवाम को सिर्फ
सिर्फ आप लोगों को परेशान करना है और कुछ भी नहीं। इमरान ने जो कोरोना पर काम किया ना, पूरी दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका। कोरोना ये लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, उसकी वजह से ज़्यादा फैल रहा है। बाज़ारों में देख लें रश है, होटल्स में जाएं वहाँ भी रश है, कोई SOP पे अमल नहीं हो रहा। अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे, इस SOPs पे, तो हम नुकसान उठाएंगे। अब दोबारा हम क्योंकि अब SOPs पे अमल नहीं कर रहे, तो आवाम को चाहिए कि SOPs पे अमल करें। देखें जी, हुकूमत तो अपनी कोशिश पूरी कर रही है, लोगों को भी चाहिए एहतियात करनी चाहिए। अगर 5-10 रुपए से या 20 रुपए से बंदे की जान बचती है तो मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। 4 लोग थे सिर्फ ऐसे जिन्होंने मास्क ठीक तरह से पहना हुआ था। यहाँ पे मास्क रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दौरान गुफ्तगू भी कोशिश करें मास्क सही तरह से पहने। ये भी SOPs में शामिल है कि बात करते हुए मास्क अगर आपने नीचे कर लिया तो आप SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। दूसरी लहर आपके ख्याल से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है? जी, अगर आप दूसरे ममालिक का तजर्बा सामने रखें जहाँ जहाँ पे दूसरी लहर आ रही है, तो ये साबित हो रहा है कि पहली लहर से ये ज़्यादा सख्त है, इसमें शिद्दत है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि इसमें ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा अमवात हो रही हैं। कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में ये जो सेकंड लहर है ये पहली की निस्बत ज़्यादा शिद्दत इसमें ना हो। लिहाजा हमें इस वहम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान कोई मुनफरिद मुल्क है कि जहाँ पे ममालिक की निस्बत इसमें कोई कमी होगी। बिल्कुल सही, जैसे आपने खुद कहा कि कोई हमें वहम में नहीं रहना चाहिए कि ज़्यादा शिद्दत नहीं होगी। तो क्या सर्दियों में कोरोना का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है या ज़्यादा है? क्योंकि देखने में आया कि नमूनिया और दीगर सांस के मसाइल जो है वो भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं। फ्लू तो हर एक को ही हो रहा है आजकल। जी बिल्कुल ज़्यादा हो सकता है। और हम ये समझते हैं कि जो पिछली लहर में कमी आई थी उसकी एक वजह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी थी, और इसीलिए दूसरे ममालिक में भी जहाँ जहाँ सर्द इलाके हैं वहाँ पे केसेस और अमवात ज़्यादा होती हैं। अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो पाकिस्तान और दूसरी लहर जो है ये बिल्कुल मौसम सरमा के आगाज़ में शुरू हुई है, तो आने वाले दिन जो हैं वो बड़े सख्त हो सकते हैं। और मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें इस सिलसिले में वही तमाम सख्तियाँ और वही तमाम इक़दामात और वही तमाम इंतज़ामिया की जो सख्ती थी उसको बरूए कार लाना होगा। हमें स्मार्ट लॉकडाउन्स करने होंगे, हमें अपने टेस्ट बढ़ाने होंगे, और हमें लोगों को बार बार ये ताकीद करनी होगी कि वो एहतियाती तदाबीर जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करें, जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, क्या मौजूदा हालात जो हैं उनमें स्कूलों को खुला रखना ख़तरा नहीं है? आप समझते हैं कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? लेकिन जी गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि ठीक हिकमत अमले अपनाए हुए है कि जहाँ जहाँ उनको केसेस मिलते हैं उन हॉस्पिटल उन स्कूलों को वो बंद कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हमें तमाम स्कूलों या तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस वक्त बंद करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग करनी चाहिए, वहाँ पे मॉनिटरिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ पे केसेस मिलें उन स्कूलों को वक्ती तौर पे हमें सील करना चाहिए। बिल्कुल सही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और एक बहुत अहम मामला जो गुज़श्ता रोज़ हम सब के सामने आया है, ख़ातून मुलाजिम के साथ नाजेबा हरकत और उन्हें हिरासा करने पर इस्लामाबाद में एक निजी बैंक के मैनेजर को हिरासत में दिया। अंदाज़ा करें आप, यानी एक निजी बैंक का मैनेजर जो पढ़ा लिखा होगा, कहीं किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ भी होगा, ज़िंदगी में कोई उसका एक्सपोजर भी होगा, वो जिसे कहते हैं ना कि ये तो ऐसे लोग भी इस तरह की हरकतों में मुलविस पाए जाते हैं। इसकी फुटेज सामने आई है। बैंक मैनेजर की जो साथी खातून मुलाजिम के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल हुई है, और लोगों ने उसके बाद हर जगह पर हरासानी के इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, और बैंक इंतज़ामिया के अलावा हुक्काम से भी इस वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया। और हमजा, आए दिन यूनिवर्सिटीज़ में हमें स्टूडेंट्स इस मामले पे दुहाई देती दिखाई देती हैं। कहीं खातून जो है वो जॉब कर रही हो, नौकरी कर रही हो, तो इस तरह के मसाइल जो है वो सामने आते हैं। ये एक ऐसी कभी हरकत है कि समझ में नहीं आता कि ये इसकी वजूहात जो है वो क्या हो सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तो इसके बारे में जो ट्विटर पे आया तो उसके बारे में लिखा भी। साथ साथ बताते
बताते रहे कि जी कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, और उन्होंने बताया कि जो उसको हिरासत में लेने के बाद नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया, और जो स्टेट बैंक है उसके कवायद के मुताबिक ये मुलजिम किसी और बैंक में मुलाजमत नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये मामला दुरुस्त है फराज, सबसे अहम चीज़ ये है कि हम रिपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं ऐसे वाक़यात को। खातीन रिपोर्ट नहीं करती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इसलिए कि होता कुछ नहीं हमजा, क्योंकि अब अगर आपने इसको निकाल दिया नौकरी से, ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में चला जाएगा, वहाँ एक मुअज़्ज़ज़ शख्स होगा दोबारा से, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं होगा किसी जगह पे, कोई से जानेगा नहीं जब तक कि कोई और ऐसा वाक़या ना हो और कोई और खातून हिम्मत करके रिपोर्ट ना करे। सीनियर सहाफ़ी अंबर शमसी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे इस वाक़े के बारे में। गुड मॉर्निंग अंबर शमसी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये बताइएगा कि ये वाक़या जो सामने आया है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग कहेंगे हम इसे, ये वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, और कितना मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए अपने बॉसेस के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करना? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एज वेल। एंड ये आपने बहुत अहम जो है ना मौजू उठाया है, तो आपका भी बहुत शुक्रिया है कि इस पे बात हो रही है, और अच्छी बात यह है कि बात हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा बात हो रही है। अब ये वीडियो जो सामने आई है एक निजी बैंक की, और उससे यही जाहिर सबसे पहले तो यही होता है कि ये जो शख्स था ये बार बार हिरासा करता था, ये ऐसे करता था, जिसकी वजह से जिसने भी वीडियो बनाई थी उसको ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि इसको ऑन रिकॉर्ड लिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक अहम बात है जिस पे हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो जो ये वाक़या हुआ था उसकी वजह से शोर मचा सोशल मीडिया पे होता, तो ऐसे ही है ना कि जब ऐसा सबूत सामने आता है कि आप इससे नज़रें हटा नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, शोर मचता है, एतराज़ होता है, और बैंक की साख और जो भी निजी कंपनी हो उसकी साख मुतासर हो, तो फिर उसकी वजह से फिर लोग फारिग हो जाते हैं, भूल जाते हैं बाद में। ये भी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर शोर मचता है, लोग भूल जाते हैं और फिर बाद में हो गया तो वो रीइंस्टेट हो जाते हैं, या जैसे आपने फरा आप ही कह रही थी कि वो कहीं और चले जाएंगे, किसी और शहर चले जाएंगे, मुंतकिल हो जाएंगे, तो ये मसला रहता है। सबसे पहले यही बात है कि अब वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से दफातर में जो हिरासा किया जाता है ख़वातीन को, इसके हवाले से कानून कई साल पहले जो है मंजूर हुआ था। उसके अलावा उसकी वजह से आपने ये भी देखा कि ओम्बुड्सपर्सन है वो उसका भी दफातर मुख्तलिफ सूबों में वफाकी सतह पे भी कायम किए गए हैं। और मैंने क्योंकि एज रिपोर्टर कई ऐसे केसेस मैंने अपने कवर भी किया है, बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन शिकायत भी करती हैं, मगर मसला ये जी आपके इल्म में है कि कितना टीडियस प्रोसेस। अब ये जो वीडियो बनाना है, आपके ख्याल में वही आप वाली बात के खातून कितनी दफ़ा इस मरहले से गुजरी होंगी, और कैसे उन्होंने ये रिकॉर्ड, कितनी ख़वातीन है जो नहीं रिकॉर्ड कर पाती, जिनके पास कोई सबूत नहीं होता, वो कहती भी नहीं तो फिर वो उनकी सुनवाई नहीं हो सकती, और फिर ये इंसाफ का मरहला कितना मुश्किल है। बिल्कुल फराज, सबसे मसला यही बड़ा है ना कि जब हिरासा किए जाने वाले वाक़यात होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस हो, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन हो, या आप उस वक्त सोच रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मुझे अब इसको कलमबंद करना है, रिकॉर्ड करना है ताकि मेरे पास सबूत हो। आप उस वक्त रिएक्ट नहीं कर पाते, तो एक दो दफ़ा होता है तो शायद आप सोचते हैं कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है कि सबूत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आपने कानून में भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन को लीवे तो दिया गया है। लेकिन दूसरा मसला एक और है कि आपको पता है कानून के मुताबिक जो वर्क प्लेस हरासमेंट होती है उसमें जो एक तश्कील दिया जाता है बोर्ड, वो उसी दफ्तर में होता है, और वही लोग फिर जायजा ले रहे होते हैं जिनका एक पावर स्टेक्स होते हैं जिसको कहते हैं ना, कि जाहिर है कि जो खातून होगी वो शायद अगर जूनियर ऑफिसर हो तो सीनियर अफसरान जो है वो बैठे होंगे उस काउंसिल में, वो प्रोटेक्ट करेंगे, महफूज करेंगे, रखेंगे उस शख्स को। तो ये मसाइल बिल्कुल हमारे सामने है। तो हमें ये जो फिर उससे एक और मसला पैदा हो जाता है कि बहुत सारे मर्द फिर एक डेफेमेशन हत्या की इज्जत की कार्रवाई भी कर देते हैं। और हमने एक जैसे पीटीवी का केस है, तंजीरा मजहर है जो सहाफ़ी है, उनके साथ हमने देखा है कि वो कितने सालों से दर बदर ठोकरें खा रही हैं, डेफेमेशन का सूट भी उसका उनके खिलाफ चल रहा है, इसलिए क्योंकि सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। एक तो सबूत का मामला है, यकीन नहीं करते जी, लोग यकीन नहीं करते। एक तो सबूत का मामला है, दूसरा मामला यह है कि एक बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है या फिर वो ऑफिस में जॉब करती है खातून, जब वो घर जाकर इस बात को बताती है तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा आप यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दें, आप मुलाजिमत छोड़ दें। इस वजह से खवातीन जो है घर जाकर भी किसी को नहीं बताती हैं और रिपीटेडली ये मामलात होते रहते हैं। हमें सोच बदलने की कितनी ज़रूरत है।
हमारी सोच यही होती है ना कि ये खातून की गलती होगी, आपने कुछ किया होगा। असल में बुनियादी जो माइंडसेट है ना वो फिर विक्टिम ब्लेमिंग पे ही होता है ना, कि जो विक्टिम है उसी को जिम्मेदार ठहराया जाए कि आपने कुछ किया होगा, जरूर इसकी वजह से आपको हिरासा किया गया होगा। वरना हमें वी हैव टू रिमेंबर कि जो करता है वही जिम्मेदार होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट द विक्टिम। अच्छा अंबर, मी टू अगर हर खातून कहना शुरू कर देना कि हमारे साथ भी हुआ हमारे, तो फिर कहते हैं ये तो मी टू कैंपेन इन्होंने चला दी है। हालांकि हकीकत ये है कि खवातीन बहुत फ्रीक्वेंटली इन मामलात का सामना करती हैं। आपके ख्याल में क्या किया जाना चाहिए? कानून तो बन गया लेकिन उसके बावजूद ये वाकयात तो रुक नहीं रहे हैं, तो फिर देन व्हाट टू डू कि इसमें कोई बेहतरी आ सके, कोई खवातीन के लिए वर्क प्लेस जो है वो सेफ हो सके, एनवायरनमेंट उनके लिए जो है वो कंड्यूसिव हो सके कि वो काम कर सकें, अपनी बेहतरीन सलाहियतें सामने ला सकें। जी, अभी मी टू मूवमेंट का भी तो मकसद यही था कि क्योंकि और ये मगरबी ममालिक में शुरू किया गया था, उसकी वजह यही थी कि ताकतवर मर्द थे जो ऐसा हिरासगी के वाक़यात में मुलविस थे, वो करे जा रहे थे और रोकथाम नहीं थी। वहाँ कवानीन है, वहाँ हम कहते हैं अमल दरामद, अपने यहाँ तो कहते हैं वहाँ अमल दरामद मुश्किल से होता है, वहाँ भी खवातीन डरती हैं ताकतवर मर्दों से। तो इसकी वजह से मी टू मूवमेंट का आगाज़ हुआ था इस तहरीक का, और उसका मकसद ये था कि अगर आपको अदालतों के जरिए और दफा और इस किस्म की जो कमेटीज होते हैं इसके जरिए आपकी सुनवाई ना हो, तो फिर आप सोशल मीडिया पे डाल दें, आप बता दें लोगों को कि ये मेरे साथ हुआ है। उसका जाहिर है कुछ मसाइल भी हैं कि ऐसे लोग भी हो सकता है कि जिन्होंने नहीं किया हो उनकी वाकई साख को मुतासर किया जाए, लेकिन इट वाज एक्चुअली बेसिकली टू डिस्ट्रक्ट द सिस्टम। तो अब जब मैंने इतना देखा है, खुशाइन बात है कि बहुत सारी यंग लड़कियां और लड़कियां दे वेरी अवेयर एक्चुअली, उनको भी पता है कि ये, और ये इसी तरह हम जब बातचीत करते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बात होती है, तो खवातीन को या बच्चियों को एहसास होने लगा है कि ये गलत है, ये उनकी गलती नहीं है, इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। अमर, थैंक यू वेरी मच। वी हैव टू टेक अ ब्रेक, तेजी से हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और इससे पहले कि हमजा मुझे याद कराएं टॉप स्टोरीज की तरफ। रेलवे शेख रशीद कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे पर हमने अपना काम कर लिया, अब सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, ट्रैक से तजावुजात का मुकम्मल खातिमा अभी तक नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में बुक्स ऑन व्हील्स नामी प्रोजेक्ट का आगाज, गाड़ियों में लाइब्रेरी की तर्ज की सजाई गई किताबें 40% तक रियायत पर दस्तयाब होंगी। करतारपुर कॉरिडोर के तारीखी मंसूबे को 1 साल मुकम्मल हो गया। भारतीय हुकूमत की साजिशों के बावजूद दुनिया भर के सिखों का करतारपुर यात्रा का ख्वाब हुकूमत पाकिस्तान ने पूरा किया। कराची की बात करेंगे, सबसे बड़ा हमारा जिसे कहना चाहिए शहर, और फिर सबसे खूबसूरत हमारा शहर हुआ करता था, जहाँ पे भी पिछले दिन हमने आपके साथ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट शेयर की थी कि वहाँ ट्रैफिक के मसाइल और उन्होंने क्या वहाँ की जो है ना रोड्स के बारे में बात की थी। और आज हम बात आपको बता रहे हैं कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा, जो कि हुक्मरानों के बयानात और दावों तक ही महदूद है। अभी तक ट्रैक से तजावुजात का मुकम्मल खात्मा भी नहीं हो सका। हमने बात की थी लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो की, हमने बात की BRT पेशावर की। जब हम बात करते हैं सर्कुलर रेलवे की तो वहाँ पर कुछ हमें नहीं मिलता है। वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि हमने अपना सारा काम कर लिया, मंसूबे के लिए 15 कोचेस तैयार कर चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 40 कोचेस चलाई जाएंगी। उन्होंने ये कहा है कि अब सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाए ताकि सर्कुलर रेलवे की राह हमवार हो सके और हायल जो रुकावटें हैं वो दूर की जा सके। ये बड़ा देरीना ख्वाब है कराची के रहने वालों का कि सर्कुलर रेलवे जो है बहाल किया जाए। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बगियो चानी साहब। फरमाइएगा, शेख रशीद तो कहते हैं कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, अब सिंध हुकूमत की बारी यह है कि वो इस मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? इससे पहले गैस के ऊपर भी इसी तरह से हुआ था कि वफाकी हुकूमत का कहना था कि सिंध हुकूमत जगह नहीं दे रही है वो गैस पाइपलाइन गुजरने के लिए। देखिए, शेख साहब बादशाह आदमी हैं, उनकी आज तक कोई बात दुरुस्त साबित हुई नहीं। जिस भी मामले में पेशेनगोई की, नतीजा उसका उल्टा निकला।
सिंध हुकूमत बेहतर नमूने से काम कर रही है। सिंध के लोगों का उनको एतमाद हासिल है। बाकी वफाकी हुकूमत को जादू दिखाना चाहती है, इनके मशवरे पे जादू दिखा दे, नतीजा खुद ही देख लेंगे। ठीक है, मौला बख्श चांडियो साहब बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग का हम जिक्र कर रहे थे। हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि कराची में दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पाया जाता है। क्या इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर आयद नहीं होती है? कराची के मकामी मामलात कई सालों से पीपल्स पार्टी के अख्तियार में नहीं है। कई सालों से उन पर दूसरे किसी के हवाले से हुकूमत और अहकाम जारी हुए, लेकिन फिर भी हम उनको अलग नहीं कहते। अफसोस की बात है, ये पानी के निकासी की बात, ट्रांसपोर्ट की बात, नालियों की बात, ये तो बाबा सालों से सदियों से और दोस्तों के हाथ में थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हमारी जिम्मेदारी, हम मानते हैं कि हुकूमत आती है, हम जब भी हुकूमत में आते हैं हमने बेहतरीन के इंतजामात किए और दुनिया उनकी तारीफ करती है। आज भी जो हालात सिंध कराची में हैं वो आप देखें, हमने चीज़ों को बेहतर किया है। ये भी एक नासूर है, तो इसको भी इंशाल्लाह ठीक करेंगे अगर मौका मिला तो। ये बहुत टाइम हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध पे हुक्मरानी करते हुए, और सूबाई हुकूमत ने, आप ही की हुकूमत ने 2018 में 10 साल के बाद सिर्फ 10 बसें चलाई थी, जो सिर्फ 1 साल में ही दोबारा से ग्राउंड होगी, ख़राब होगी। ग्रीन लाइन के साथ भी ऐसा कुछ ना हुआ, मतलब वो भी ना बन सका। तो सिंध हुकूमत अब कैसे यकीनी बनाएगी कि सर्कुलर रेलवे और ट्रैफिक का निज़ाम जो है उसे बेहतर किया जाए? देखिए, ये जो मामलात हैं मिनिस्ट्री के इंतजामात के, अवेद शाह साहब है, ट्रांसपोर्ट के वजीर है, शाइस्ता हैं, समझदार हैं, नौजवान हैं, सियासी घर के, वो बेहतर आपको जवाब देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि जिस हुकूमत की निगरानी बिलावल साहब कर रहे हैं, वो हर शोबे में देख रहे हैं मामलात को, हर शोबे में। ये भी बड़ा अहम मामला है, मुझे यकीन है कि जल्द उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये जो मसला है, ये मामला हल हो जाएगा। मौला बख्श चांडियो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब एक और बहुत अहम मामला जो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, इसलिए कि किताबें जो हैं वो इस सबसे बड़ा ख़जाना होती हैं जो किसी भी इंसान के पास, और सबसे बड़ा सरमाया भी होती हैं। कहते हैं ना, किताबें अपने आबा की, ये इल्म और हिकमत के मोती, किताबें अपनी आबा की, जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। सो ये अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये एक बड़ा अच्छा इकदाम लिया है। महकमा बराए उमूर नौजवाना ने एक प्रोजेक्ट का शुरू किया है जिसमें किताब गाड़ियों में लाइब्रेरी की तर्ज पर सजाई गई हैं किताबें। कोई भी शख्स डिस्काउंट के साथ इन किताबों को खरीद सकता है। कितना अच्छा है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और पेशावर से ज़िशान काका खेल ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार, खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाता है। कुतुबबीनी का शौक कम हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। यूं गाड़ियों के जरिए किताबें तालीमी इदारों में पहुंचाई जाएंगी जो तलबा को 30% रियायत पर दी जाएंगी। मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आला महमूद खान ने कर दिया है। मंसूबे का मकसद तलबा में किताब से इस्तेफादा करने का शौक बढ़ाना है। इस मंसूबे को बाकायदा तौर पर हर साल तरक्याती प्रोग्राम में भी शामिल किया गया है। हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ये बुक्स एक गाड़ी में लेके जाएंगे और वहाँ पे फिर एक कंसेशनल रेट्स पे हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे सेल करेंगे। मंसूबे पर इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी जिसे बाद में सूबा भर के तालीमी इदारों तक वसअत दी जाएगी। ज़िशान काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। बिल्कुल सही, बड़ा मुनफरिद तर्ज का एक मंसूबा है और ये बहुत अच्छा मंसूबा है, बहुत अच्छा है। इस हवाले से हम बातचीत करें हमसे। हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर यूथ अफेयर्स सलीम जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम जान साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो इतना ज़बरदस्त किस्म का ये मंसूबा, ये इंस्पिरेशन ख्याल कहाँ से आया? किसी और जगह पे आपने देखा, उसे कॉपी किया है, या अपना ये मॉडल जो है खुद ही से क्रिएट किया गया है?
वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू। ये मॉडल बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर का अपना इनिशिएटिव है, क्योंकि जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि मौजूदा ज़माने में सारी चीज़ें जो है IT की तरफ चली गई और ख़ासकर नौजवानों में बुक रीडिंग का रुझान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से जिस तरह डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स नौजवानों के लिए ले रही है, तो इसी तरह ये इनिशिएटिव जो भी है लिया गया है ताकि हम बुक्स जो हैं नौजवानों को उनके डोर स्टेप पे, मतलब उनके इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पहुंचाएं और वो जो है इसको पढ़ने से मुस्तफ़ीद हो और इसको मतलब है वो इसको। दूसरी बात ये है कि इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको पता है कि बुक्स हर चीज़ के साथ साथ बुक्स की रेट्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये बुक्स जो हैं ये 30 से लेकर 50% डिस्काउंट्स पे मतलब है इन यूथ को दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसके साथ हमने ये सॉफ्टवेयर में ये चीज़ भी अपडेट की है कि मतलब हम आज जिस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चों और मुख्तलिफ टीचर्स ने ये हमें डिमांड की है कि आप जो है ये फलाना बुक फलाना मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास मौजूद नहीं है और ना हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद है इन व्हील्स में, क्योंकि एक व्हील में जो है एक गाड़ी में 1100 तक बुक्स पड़े हैं। तो मौजूदा टाइम में हमारे साथ तकरीबन 2200 बुक्स मुख्तलिफ किस्म के बुक्स जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसमें हम ये करते हैं कि उनसे डिमांड ले लेते हैं और फिर दूसरे या तीसरे दिन उनको जो जिस बुक की भी ज़रूरत होती है वो उनको हम डिस्काउंटेड रेट पे उनके डोर स्टेप पे उनको पहुंचा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सलीम जान साहब, ये बता दीजिएगा कैसा अभी तक का रिस्क है, स्टूडेंट्स कितनी किताबें खरीद रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे आपने कहा कि अब तो वो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशंस है ना वहाँ पर जा चुके हैं, किताब भी नहीं लेके जाते, एक रजिस्टर होता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में वो रजिस्टर लेकर जाते हैं और उसी में ही पढ़ाई हो रही है। कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, इसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा? क्या ये कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है या फिर हुकूमत का ही मंसूबा है? नहीं, ये बिल्कुल प्योरली डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर का अपना प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। और इस पे रिस्पांस जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में इस टाइम खड़े हैं और यहाँ पे सराउंडिंग में हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और उस पे आप लाइव देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं और टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो बुक्स देख रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि ये हर इंस्टीट्यूशंस में कम से कम हम 2-3 दिन तक मुसलसल जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमारे पास बुक की शॉर्टेज होती है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते और उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती। तो ये है कि इंस्टीट्यूशन में भी हम जाएं, कम से कम 2 या 3 दिन हम वहाँ पर रहें और बच्चों को ये बुक्स जो हैं वो पहुँचा सकें। बिल्कुल सही है। कैसा चल रहा है, इसमें क्या तौसी का इरादा है आपका? मुझे तो ये डर पड़ गया था कि नाशरान भी, छापने वाले लोग जो हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग किताब पढ़ते नहीं, किताब खरीदता नहीं कोई, बुक स्टोर्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो है वो बन रहे हैं। तो आप इस मंसूबे में मज़ीद तौसी लाएंगे? इंशाल्लाह जिस तरह की हमने इनिशियली स्टार्ट जो है इन 2 गाड़ियों से लिया हुआ है और पेशावर से लिया है, लेकिन ये लास्ट 1 वीक में हमें जो रिस्पांस मिल रहा है और जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज से और मुख्तलिफ इलाकों का मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, तो मेरे ख्याल में लोग अब भी ऐसे हैं कि वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ साथ बड़े जो हैं वो जब भी ये गाड़ियाँ देखते हैं तो हमारे पास आते हैं, हमसे मतलब बुक्स लेते भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में प्लान ये है कि इसको हम तो पूरे सूबे तक इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि ये इससे काफ़ी सारे लोगों को मतलब हमारा मकसद है, गवर्नमेंट का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है सलीम जान साहब, एक अहम मामला ये है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो जो ओरिजिनल बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो बुक्स यहाँ पर दी जा रही हैं, कोर्स की जो किताबें हैं, जो मुख्तलिफ ऑथर्स हैं, क्या पायरेटेड बुक्स हैं, कितना डिस्काउंट है, वो भी हमें बताइएगा।
सर इस तरह है कि जो बुक्स तकरीबन नॉर्मल रेंज में है उसमें भी हम मतलब 30 से लेकर 50% तक डिस्काउंट देते हैं। मतलब अगर एक बुक मार्केट में 1000 रुपए की है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको 600 500 या इस रेट तक दे दे। मतलब अगर 40% है, 30% है या 50% है, जो डिस्काउंटेड आते हैं वो हम इनको बच्चों को दे दे। और साथ साथ ही हमारा ये भी प्लान है कि जो बुक्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम हमारा दूसरा प्लान ये है कि हम कोशिश करें कि जो बहुत ज़्यादा महंगे बुक्स हैं और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर हम जिस तरह आपको पता है कि उन बुक्स की जो है वो फोटोकॉपी बाइंडिंग होती है, ताकि वो बच्चों को मतलब कहने का मकसद ये है कि बच्चों को वो बुक जो है वो ओरिजिनल हालत में पहुंचानी है, चाहे वो ओरिजिनल बुक हो या उसकी फोटोकॉपी हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बल्कि ना बुक बैंक भी कायम किया जाना चाहिए, जहाँ पे अब इतनी महंगी बुक्स होती हैं हमजा, ओ लेवल और ए लेवल की, मैट्रिक और एफएससी की भी हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो वहाँ पे डोनेट कर सकें ताकि और बहुत सारे बच्चे जो हैं उससे इस्तेफादा कर सकें। बचपन में फेवरेट किताबें कौन सी रही हैं आपकी? अच्छा, मुझे तो कोर्स की किताबें कभी समझ ही नहीं आती थी ना। मेरी जो मैंने दूसरी किताबें पढ़ी है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा, मुझे एक रिसाला आया करता था, मैं जो रिसाला पढ़ता रहा मंथली, वो तालीम और तरबियत होता था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद। लेकिन इश्तियाक सीरीज, अच्छा अब आप वो वाली इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज, इमरान सीरीज, खोजी सीरीज, आप पूछना चाहें, नसीम जाजी के नॉवेल्स, वो तो तमाम वो चीजें हैं जिन्होंने हम सबके बचपन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबके पास मेरा ख्याल है अभी भी वो किताबें होंगी, हमारे पास, मेरे पास तो पढ़ी हैं, फरा के पास भी यकीनन होंगी। वो बड़ी प्यारी किताबें होती थी, कोर्स की किताबें तो साल बाद ज़ाया कर दी जाती थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे इस्लामाबाद जहन में घूमता रहता है, लाहौर से बिल्कुल नज़दीक 1 घंटे की मुसाफत पे एक शहर है जिसे शहर कसूर का शहर, उसकी कोई 3 मशहूर चीजें बताएं, 4 चीजों के चले बताएं। 4 चीजें, अच्छा 3 है वो, 4 हजरत बाबा बुल्ले शाह सबसे ज्यादा जो है, बिल्कुल सही, उनका वहाँ पर जो है मज़ार मौजूद है। दूसरा वहाँ के अंदरसे, वहाँ पर मछली। मैंने आपको 3 टॉप चीजें बता दी हैं। 2 चीजें खाने की एक बाबा बुल्ले शाह, अंदाजा लगा सकते हैं आप हमजा की, बाबा बुल्ले शाह, मलका तरन्नुम नूरजहां का ताल्लुक यहाँ से, उसके बाद चलें 2 चीजें आपकी खाने की होगी, तीसरी एक और चीज, एक कसूरी मेथी, नहीं आपने खाई हुई कभी? अच्छा, बहुत जिक्र होता है। अच्छा, फिर एक जुत्ती कसूरी, सुना है कभी? जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा मैनू टुरना पिया, इतना मशहूर फोक सॉन्ग। फरा जो है ना, फरा वो बता रही है, मैं तो आप बताऊंगा अगर आप उधर जाएं तो ये लाजमी खा के हैं, बाकी चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, कोई मिलेगा नहीं वहाँ पर, ये 2 चीजें आसान है, वहाँ पर जाए तो आज जो है ना हम अंदरसे वहाँ के दिखाते हैं कि वो कितने खूबसूरत हैं, और वहाँ पर तनवीर शाहिद मौजूद हैं, वो हमें वो अंदरसे किस तरह से बनाए जाते हैं, कितने लोग मज़े मज़े से खाते हैं, बता रहे हैं। जी तनवीर। जी बिल्कुल हमजा, फरा सादिया, अगर कसूरी अंदरसों की बात की जाए तो ये ऐसी सौगात है जो सर्दियां शुरू होते ही जो है वो हर एक का खाने को दिल करता है। वैसे तो ये अंदरसे पूरा साल लोग पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में ये पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर बाबा बुल्ले शाह की धरती की ये सौगात लोग पसंद करते हैं। खालस घी में जो है वो इनको तैयार किया जाता है। ये कितनी किस्म के अंदरसे होते हैं और कैसे तैयार किया जाता है, ये एक दुकानदार से बात करते हैं, उसके बाद गाहक से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं जी, इन्हीं से बात करते हैं। जी कसूरी अंदरसे जी, कसूर की सौगात हैं, बड़ी कदीमी सौगात है कसूर की। इसमें जो अज्जा डालते हैं, चावल है, चीनी है, और इसके अलावा घी में ये तैयार होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक स्पेशल वैरायटी होती है गुड़ वाले अंदरसे, उसके अलावा उससे स्पेशल वैरायटी खोए वाले अंदरसे होते हैं। तो ये जो कह लें पूरी दुनिया से ज़ायरीन बाबा जी के, जो बाबा दरबार श्री बाबा बुल्ले शाह इस्लाम पेश करने आते हैं, फिर वो सौगात के तौर पे यहाँ से लेके जाते हैं। जी लाहौर से आए हैं, बाबा बुल्ले शाह की नगरी का ये सौगात है कसूर की, कसूरी अंदरसे फालूदा। यहाँ जब भी इत्तेफाक होता है कसूर आने का, ये अंदरसे कसूर के बहुत मशहूर हैं, यहाँ की मेन सौगात है, बहुत लजीजा और खस्ता होते हैं। ये चीनी, चावल और आटे के बने होते हैं। कोशिश होती है कि कसूर से यार की ये सौगात हम ज़रूर लेके जाएँ। जी बिल्कुल हमजा सादिया, आपने मेरे साथ जो है मौजूद एक गाहक की बात सुनी जो
स्पेशली बुल्ले शाह के दरबार पर जो है वो हाजिरी देने आया था, मगर कसूरी सुगात जो है वो यहाँ से ख़रीद रहा था। उसका कहना था कि ये सुगात जो है वो बच्चों के लिए अगर ना लेके जाए तो कैसे मुमकिन है कि हम कसूर गए थे और अंदरसे नहीं खाए। और मेरा भी ये ख्याल है कि आप इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और ये सारा कुछ देख के जो है आप देख रहे हैं, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। और मैं आपको ज़रूर जो है वो कसूरी अंदरसे जो है वो प्रोग्राम के बाद ज़रूर भेजूँगा, क्योंकि ये कसूरी सुगात है और ये सुगात अगर आप तक नहीं पहुँचेगी, आप नहीं खाएंगे तो ये कैसे। अब भूलना नहीं है आपने अपने वादे को। मतलब ये क्या बात हुई हमजा, दूर दूर से हमें दिखा देते ये है खाने की चीज़, यहाँ पे होना चाहिए, हम खा सकें उसे। वो भी तनवीर खाएंगे ना, मुझे वो वीडियो जब भेजेंगे तो वो फिर आपको देख हमें बहुत जैसे हाँ बिल्कुल खाए हुए। और आपको देखें उन्होंने कहा कि कसूर आए हैं, कैसे बताएंगे जी कि हम कसूर आए हैं। आप देख लें ये सबूत है कि अंदरसे भाईजान मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यानी कि मैं कसूर आया था। कैसा सबूत है? बिल्कुल सही। और मुझे तो अच्छी बात ये लगी कि देसी घी में बने। लेकिन एक अभी जो हम बात बताने जा रहे हैं ना, आपको ये अचंभे की बात लगी इसलिए कि हमारे यहाँ इसका रिवर्स होता है। हमारे यहाँ होता ये है कि बहुत सारी बेटियाँ होती हैं सिर्फ इसलिए कि बेटा हो जाए, लेकिन अमेरिका में इसका एक उलट वाक़या हुआ है जिसमें एक शख्स के यहाँ 14 बेटों के बाद पहली बेटी की पैदाइश हुई। और आप सेलिब्रेशन थी, सेलिब्रेशन क्या थी, वो वालिदैन जो थे वो बात नहीं कर पा रहे थे फराज, जब उनसे वो बोला नहीं जा रहा था, इतने ज्यादा खुश थे। और 14 के 14 भाई बहुत ज्यादा खुश थे। अच्छा। वो जी कहते हैं कि जी कि हमें तो बहुत खुशी है, हमें तो बहन चाहिए थी, भाई तो हम बहुत सारे हैं। तो ये बिल्कुल आप जो कह रही है ना उलट चीज है, और ये ऐसा आम तौर पर हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। वालिद जो है उन्होंने कहा कि 30 साल के तवील इंतजार के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, और वो और उनकी बीवी बहुत खुश है। मेरा ख्याल है इन्होंने 30 साल इसी ख्वाहिश के पूरे करने में 14 जो है ना बेटों की पूरी टीम आप देख रही हैं इस वक्त, सब वो टीम देख रहे हैं। टीम से भी ज्यादा 2 एक्स्ट्रा प्लेयर भी हैं साथ। टीम तो 12 लोगों की होती है ना। ये फाते हैं। इसमें एक जिन्हें पानी पिलाने वाला भी साथ है, और वो जो होता है ना एक जैसे वो क्या होता है रिजर्व प्लेयर, वो भी साथ है। पूरी मुकम्मल टीम। वो देखिए खड़े भी इस तरह से हैं कि जैसे बड़ी जश्न है, और उन्होंने जश्न मनाया पूरी फैमिली ने इसका। और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है कि बेटियों की पैदाइश को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम बेटियों की पैदाइश को, वैसे अब ट्रेंड बदल रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। अब भी हम एक सेक्सुअल हरासमेंट का वाकया सुना के हटे। अगर हम उस सोच को और ख्याल को नहीं बदलेंगे ना, तो बेटियों के पैदा होने पे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। हमजा हमेशा मेरी अम्मी भी कहा करती हैं बेटियों से नहीं उनके नसीब से डर लगता है। ये जो दुनिया उनके साथ बेरहमी का सलूक करती है ना, इससे डर लगता है, इससे खौफ आता है। हमें अपना अंदाज बदलने की जरूरत है। अगर अपनी बेटी को महफूज रखना है, अपनी बेटी अपनी बहन के लिए बाइज्जत काबिल एहतराम जगह ससुराल मुआशरा चाहिए, तो दूसरों की बेटी, दूसरों की जो बहन है उसको भी इज्जत दें। भले वो आपकी अपनी बीवी बन चुकी है उस वक्त, लेकिन है तो किसी की बेटी ना, उसी तरह नाजों से पाला होगा, उसी तरह से उसकी परवरिश की होगी। और जितने नाजों से मुझे लगता है ये जो 15वां बच्चा ना ये पाला जाएगा, इतने नाजों से बेटियां क्या बेटे नहीं पलते होंगे। 14 लोग मिलके पालेंगे। और फिर हमजा अगर पाकिस्तान होता तो छेड़ने से पहले सोचते हैं उसके बहुत सारे भाई हैं मेरे, बिल्कुल। तो वहाँ पर तो जो है 14 भाई हो। मुझे तो वो जो जिस तरीके से फॉर्मेशन बनाकर वो खड़े हुए हैं ना, मुझे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। फरा, आपको पता है कि आज आपने हमें 2 चीज़ें शुरू में बताई कि जी कि जिस तरह आपका कल बर्थडे था और आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ का बर्थडे है। गुज़श्ता साल 9 नवंबर को भी 2 इवेंट्स हुए थे। एक मेरी शादी हुई थी। ओह मुबारक हो, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 1 साल आपने कैसे गुजारे हमजा के साथ? और दूसरी जो बहुत अच्छी बात हुई थी, बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, वो 9 नवंबर यानी जो आज का ही रोज़ था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह किया था। हाँ, और ये जैसे कहना चाहिए दिल का फूल खिला था उन तमाम सिखों का जो कि इंडिया से बैठकर दूर से दर्शन किया करते थे। आज इस तारीखी मंसूबे को 1 साल मुकम्मल हो गया है। दुनिया भर में सिख बिरादरी के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक करतारपुर में मौजूद गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर की नए सिरे से तामीर और सिख यात्रियों के लिए तामीर की गई राहदारी का बाज़ाब्ता जो है ना इफ्तिताह किया गया था 1 साल पहले, और इसको आलमी सतह पर सराहा गया। और गुरु नानक की ये यादगार भारतीय सरहद से 4 मील दूर है। सिख
इस मुक़द्दस मकाम की तरफ दूरबीन से देखा करते थे, हसरत से आंसू बहाते थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी इस ख्वाहिश का खैर मकदम किया। ये वो हमारे सिख भाई हैं जो सरहद के उस पार बसते हैं, उनकी जो है ये जो दिली ख्वाहिश थी उसको पूरा किया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद 1 साल से भी कम अरसे में सिखों से किया गया वादा भी पूरा कर दिया है और इसीलिए वो भारत में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। भारतीय पंजाब के अंदर सिख बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको। क्यों? ये लांगा खोलना जो है ना, ये एक बड़ी देरीना ख्वाहिश और आरज़ू थी। हम इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी हमारे मुक़द्दस मुकाम से एफिलिएशन क्या होती है। हमारे साथ मौजूद हैं सिख रहनुमा सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ व इक़लियती उमूर सरदार महेंद्र पाल सिंह। तुहानू खुश आमदीद कवांगे, बहुत मुबारक होवे जी। हाँ, आज बहुत खुशियां का दिन है और अज के दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक इफ्तिताह किया सी। तुसी ते करतारपुर राहदारी का कह रहे हो। मैं हमेशा कहना कि वो जो पुल बनया सी वो सीमेंट और बजरी का नहीं, वो सरिये का नहीं बल्कि मुहब्बतां दा पुल सी और वो पाकिस्तान ने बनाया सी, सिख कम्यूनिटी वास्ते बनाया सी और पूरी दुनिया ने दिखा दिता कि पाकिस्तान कितनी अमन मुहब्बत रवादारी रखने वाली कौम है। और उस तो भी ज़्यादा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इकदाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकदाम या अदारियां का इकदाम अलग जगह थे, उदी जो एक्सैप्टेंस आवाम च सी, जो लोगों ने प्यार दिता, जो लोग उतों आए। और उस तो बाद तुसीं देखो कि हिंदुस्तान ने अपनी बदनीति दिखाती कि उस तो बाद सिर्फ 500-600 लोगों को भेजना, क्योंकि बल्कि मैं कल भी एक वीडियो देख रहा सी हिंदुस्तान के चैनल की कि वो कह रहे थे कि करतारपुर राहदारी को इमरान खान तो एक बिजनेस प्लान बता रहे हैं। अच्छा, असी बिजनेस प्लान दसिया तो तुसीं लोग भेजने घट शुरू करते कि हुण। और फिर करतारपुर की जो है थी कोरोना की, उसमें आके उन्होंने बंद कर दिया और अभी तक हमने 29 जून को उसको खोल दिया। 29 जून को खोल दिया क्योंकि उस दिन जो है महाराजा रंजीत सिंह की बरसी थी, तो हमने कहा कि आप वहाँ पे सिख भेज दें, बाकियों को हम रोक देते हैं, लेकिन आपके लोग आके अगर दर्शन करना चाहें तो आप भेजें। उस पर भी नहीं भेजा। फिर 22 सितंबर को बाबा जी की वफ़ात का दिन था। बाबा जी की वफ़ात करतारपुर साहब में हुई, उसके लिए भी हमने इजाज़त दी कि आप आएँ विज़िट करें, लेकिन हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है जिनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का भूत सवार है मोदी के ऊपर, और वो अमन की तरफ नहीं आना चाहता। वो तो बस क्योंकि उनका मकसद ही दहशतगर्दी करना है पाकिस्तान में। मैं तो जितनी भी दहशतगर्दी हुई उनकी सब के पीछे हिंदुस्तान का हाथ रहा है, मैं समझता हूँ। तो उन्होंने फिर उस पर वो किया और आज तक सालगिरह है उसकी, 1 साल पूरे हो गए हैं करतारपुर साहब को खुले। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब हिंदुस्तान के लोग जब थे दूरबीन से देखा करते थे, उस वक्त वो दुआएं करते थे और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कहती थी कि करतारपुर राहदारी, लेकिन जैसे ऐलान किया तो उसके बाद हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और मोदी सरकार वजह क्या है? और वजह क्या है? इस अपने मंदिर तो बंद नहीं किए, वहाँ कोरोना नहीं है। जब मंदिर खुले हैं, मस्जिद खुले हैं, तो फिर दरबार साहब जो है वहाँ आने में क्या कबाहत है? और कैसे देखती है सिख बिरादरी इसको, सरहद के उस पार भी और इस पार भी इंडिया के इन इक़दामात? देखिए, एक आपने पहले एक बात की थी, आपने बात की कि जो सिख कम्युनिटी के, हिंदुस्तान में रहने वाली सिख कम्युनिटी के दिल जीते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी जो है, जितनी भी डायस्पोरा है, उनके दिल इमरान खान ने जीते हैं। और आपने देखा कि हिंदुस्तान में उनके बैनर्स लग गए इमरान खान के। वो मुख्तलिफ ममालिक में जब इमरान खान साहब गए तो सिखों ने उनका इस्तकबाल किया, यही वजह थी। और मैं समझता हूँ कि इन सबको एम्बेसडर बनाया। अब बात आते हैं कि जी अगर मंदिर खुल सकते हैं तो मस्जिद और गुरुद्वारों के ऊपर पाबंदी क्यों? तो सिर्फ और एक ही बात है, बदनीयती और जो एक छोटी सोच। वो कहते हैं ना कि पैर दी मोज ते छोटी सोच इंसान को अगे नहीं बढ़न देती, और मोदी इस तरह इस करके अगे नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि उसकी सोच छोटी है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी एजेंसियाँ, हिंदुस्तान की जितनी भी जो तंजीमें हैं, उनकी जो दहशतगर्द तंजीमें में शिवसेना है, RSS है, ये हिंदुस्तान की दूसरी कम्युनिटी को, बल्कि मैं हिंदुस्तान में रहने वाली जो छोटी ज़ात की हिंदू कम्युनिटी को भी वो आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही। अच्छा, अक़लियती अमूर के हवाले से ना इंडिया बड़ा शोर मचाता है। पाकिस्तान में कोई वाक़ई छोटा और इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की हमारी जो आबादी है, वहाँ हो ही जाती है छोटी, लेकिन आवाम के अंदर नहीं है ये मामला कि नफ़रत का कोई मामला। वहाँ पर तो कम्युनिटीज़ के साथ नफ़रत का सलूक रवा रखा जाता है, जैसे आपने खुद कहा है, वो खुद एक हिंदू इंतहा पसंदी है। मैं आपको वाक़या बताता हूँ
मैं उस वक्त MPA नहीं था, ये 2014 की बात है तकरीबन। तो मेरे साथ एक रास्ते में एक झगड़ा हो गया था 2014-15 में, तो उसके दौरान मेरी पगड़ी गिर गई थी, तो उसके ऊपर FIR हुई और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की, उसका एक वाक़या पाकिस्तान की तारीख में हुआ था और 295A की उसके ऊपर कार्रवाई हुई। हिंदुस्तान में पता नहीं, अभी परसों भी मैंने एक वीडियो देखी कि पुलिस ने एक सिख को उसके बालों से खींचा, पकड़ा और उसको मारा। तो उसके ऊपर अब देखिए, जब भी पाकिस्तान के जो पैनल कोर्ट है उसमें 295A के अगर किसी की मजहबी जज्बात को मजरूह हो तो उसके ऊपर 295A का दफ़ा लग के FIR होती है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ये रोज़ाना होती है और वहाँ पे इस तरह की कोई भी जो कार्रवाई है, इस तरह की सख्त कार्रवाई जो पाकिस्तान में हो जाती है, ऐसी कार्रवाई वहाँ पे नहीं होती। और वहाँ पे बहुत सारे जुल्म होते हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो इंडियन जो एजेंसियां हैं उन्होंने उसको अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है और वो कोई भी ऐसी बात जो है वो नहीं कर सकते कि जब वो पाकिस्तान की सपोर्ट उसको मिल जाए या कोई भी इंडिया के ख़िलाफ़, तो उसको वो दबा देते हैं। वो इस चीज़ में काफ़ी है। पाकिस्तान का मीडिया माशाल्लाह काफ़ी आज़ाद है, वो सब बातें कर लेता है, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया जो है कहने को तो आज़ाद है, लेकिन वो कोई एक बात ऐसी नहीं कर सकता जो जिसमें हिंदुस्तान। महेंद्रपाल साहब ये बताएं कि आपकी जब उधर की जो हमारे सिख भाई हैं जो भारत में बसते हैं, जब उनसे बात होती है तो अब उनके जज्बात क्या हैं कि रास्ते जो पुल पाकिस्तान ने बना दिया था वो पुल रोक दिया गया, और उसके बाद क्या सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर ना हो जाए? क्या मईशत होगी, कोई खास तो पैसे भी नहीं लिए जा रहे थे, तो क्या मसला है? क्या उनको अपनी जो सिख बरादरी है, वहाँ पर जो सिख लोग बसते हैं, उनसे कोई और ख़तरा है कि कहीं इनके दिल उनके साथ ना मिल जाएं? जी बिल्कुल, वो तो इसके ऊपर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान भी आया था कि जो लोग यहाँ से जाएंगे वापस आएंगे तो दहशतगर्द बन के आएंगे। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि इसी तरह का एक और प्रोग्राम भी तब मेरा और फराज का एक हुआ था और उसके ऊपर वो अड़िक्की की बात आई थी कि जो उसने जो कैप्टन अमरिंदर ने किया था, और वो सिर्फ ये कहते हैं कि देखें हिंदुस्तान जो पाकिस्तान की जो ये बॉर्डर है इसके ऊपर उनका कहना है कि जी इसके ऊपर ISI का वो है और ये ISI ने बनाया। और मैंने तब भी ये जवाब दिया था कि अगर पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ज़ाहिर बात है बिजनेस प्लान भी है कि जी रिलीजियस टूरिज़म कहाँ पे नहीं होती, और रिलीजियस टूरिज़म कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क होगा अगर वो रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करेगा तो ऑब्वियसली वो इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो करता है, और ये इस तरह का ही प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे चर्च भी खुल रहे हैं, बहुत सारे मंदिर भी पाकिस्तान में खुल रहे हैं, वो रिलीजियस टूरिज़म के लिए खुल रहे हैं। और बल्कि अभी परसों भी खान साहब ने स्पीच की गिलगित बल्तिस्तान की भी जब हुई, तो उस वक्त भी टूरिज़म के ऊपर उन्होंने बात की। तो मैंने तो कहा कि जी पहली बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये ISI ने बनाया नहीं है। चले आपकी बात मान लेते हैं कि ये ISI ने बनाया, और ISI पाकिस्तान का हिस्सा है, ISI पाकिस्तान का हर शहरी ISI का सिपाही है। तो अगर ISI ने बनाया है तो फिर तो हमें ISI की तारीफ करनी चाहिए कि वो लोगों के लिए रास्ते खोल रही है, वो आपके लोगों के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान में तो कटास राज भी हमने तो नहीं कहा था, वहाँ भी आए आप टूरिस्ट, हिंदू भी आए, हमने तो नहीं ये भी कहा जैन मजहब के कितने लोग हैं जो गौतम बुद्ध और ये गंधारा सिविलाइजेशन वो लोग वहाँ पे आते हैं हमजा, और बहुत मजहबी अकीदत के साथ आते हैं और विजिट करते हैं। चूँकि 1 साल पूरा हुआ है तो कोई बाणी आपसे सुननी है हमने। मतलब जी ज़रूर, मैं इसके ऊपर गुरु नानक देव जी का ही कलाम जो है वो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, और वो कलाम मैं हिंदुस्तान को जो है वो डेडिकेट करूँगा। गुरु नानक देव जी की बाणी है, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कि कोई राम राम करके अल्लाह ताला की इबादत करता है, कोई खुदा कह के इबादत करता है। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैयाँ कोई अलाए, सेवा खिदमत करना कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की खिदमत करके जो है अल्लाह ताला को याद करता है या उसकी इबादत करता है। और कोई अल्लाह, कोई अल्लाह कह के जो है उसको करता है। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैयाँ कोई अलाए, कोई नावे तीरथ कोई हज जाए। हिंदू लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और मुसलमान जो है वो हज करने जाते हैं। फिर कोई नावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निभाए, ठीक है, कोई पूजा करता है और कोई सजदा करता है उसमें। तो फिर है कोई पढ़े वेद
कोई कतेब, वेद जो है हिंदू किताबों को वेद कहते हैं, मैं ऑडियंस के लिए करना चाह रहा हूँ, कोई कतेब जो 4 जो आसमानी किताबें हैं उसको कहे, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सफ़ेद। तो गुरु नानक देव जी ने तो जो पैगाम दिया था वो इंसानियत का दिया और सबको इकट्ठे रहने का दिया, और पाकिस्तान ने भी कोशिश की। और इसमें सबसे जो मज़ेदार की बात थी करतारपुर राहदारी के हवाले से कि करतारपुर उसमें पाकिस्तान ने मुसलमानों को भी इजाज़त दी, हिंदुओं को भी इजाज़त दी कि अगर आपके हिंदुस्तान में पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार रहते हैं तो आप वहाँ आके आपस में भी मिले एक दूसरे को। और बहुत सारे लोग यहाँ पे उनको कहते थे कि जिनके मुसलमान रिश्तेदार हिंदुस्तान में, उनको कहते थे आप करतारपुर आ जाएं और यहाँ से भी मुसलमान लोग जो है वहाँ पे। तो ये मैं समझता हूँ अमन राहदारी थी, अमन राहदारी थी, प्यार की राहदारी थी। जो 47 के अंदर जो नफ़रतें फैली, जो जिस तरीके से एक साजिश के तहत हमारे उसमें नफ़रतें फैलाई गई, मकसद था सिर्फ अलग-अलग मज़हब के तहत कि 2 कौमी नज़रिया के तहत अलग-अलग हुकूमत का कि जी मिल के हम अपने मज़हब के तरीके से हुकूमत करें, आप अपने मज़हब। लेकिन उसके अंदर जो साजिशें पैदा की, जो नफ़रतें पैदा की, उसको ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब ने कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान को और मोदी को वो रास्ता। बहुत शुक्रिया महेंद्र पाल सिंह चीमा, इन्होंने हमें बताया, तो बहुत शुक्रिया आप आए प्रोग्राम में। शुक्रिया ताड़ा भी तारड़ साहब, शुक्रिया ताड़ा भी बड़ा अच्छा है। बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक सूफी थॉट की तरफ हम आपको लेके चलेंगे, और ये वो थॉट है जो वासिफ अली वासिफ ने कहा था, मुझे बहुत पसंद हुआ है, अता में खता का सवाल होगा। हमने समझते हैं हमजा कि हमने ना जो चैरिटी करनी है, हमने कुछ और मतलब आटा दाल चावल ये चीज़ें ही हमने बांटनी है लोगों में। लेकिन यही सब जो हम आपको सुना रहे हैं, इंडोनेशिया के एक कॉलेज ने तलबा तालबात से फ़ीस के बदले पौधे और नारियल वसूल करने शुरू कर दिए। कितनी अजीब सी बात है कि समझ ना आने वाली बात है, लेकिन ये कोरोना वबा के दौरान फरा पाकिस्तान को हम रिलेट करते हैं, इससे 20% कहा गया कि रियायत दे दी जाए वालिदैन को, वो नहीं गवारा हुई, वो हमने नहीं की है, बिल्कुल नहीं की। और वहाँ पर देखें क्या हुआ कि कोरोना वबा के तहत तालिब इल्मों का उनके वालिदैन का ख़ास एहसास किया गया और हर दर्जे पर उनको सहूलत फराम की गई है। जो अकेडमी है उनके सरबराह ने यह कहा कि तालिब इल्मों से 3 किस्तों में फ़ीस ली गई है, 3 किस्तों में, और जो तालिब इल्म फ़ीस नहीं दे सके उन्हें कहा गया कि वो नारियल दे सकते हैं, जिसका तेल निकाल के फ़रोख्त किया गया और उससे रकम वसूल की गई। ये है किसी को फैसिलिटेट करना। 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया अकेडमी के शागिर्दों को, और मुकम्मल एहतियात के साथ 3 शिफ्टों में उन्हें पढ़ाया गया। यानी उन्होंने उस पर कमी नहीं आने दी कि उन्होंने जो सर्विसेज देनी है वो उसी क्वालिटी की देनी है। हमारे यहाँ पर एक बच्चा फीस ना दे सके हमजा, उसको गेट पे कहते थे आपको हम गेट के अंदर नहीं आने दे सकते, वापस चले जाएं। उस बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके खानदान की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इंटेग्रिटी, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। इतना अपना बिजनेस चमकाने में स्कूल्स जो हैं किसी चीज़ का लिहाज नहीं करते। और यही मैं वापस आऊँगी उस चीज़ की तरफ जो हमें हमारे मज़हब ने बताया, लेकिन एक जुमले में उसे वासिफ अली वासिफ ने बयान किया कि अता में खता का सवाल होगा। अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो आपसे ये नहीं सवाल होगा कि अस्पताल में क्यों नहीं हो, आपसे यही सवाल होगा कि आप जो कर सकते थे आपने वो किया, वो क्यों नहीं किया। अगर मैं और हमजा ये काम कर रहे हैं तो हमसे इसमें सवाल होगा कि भाई इसमें क्या सही किया, क्या गलत किया। सो जो हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसमें से देना सीखें। और आप ये देखें कि फ़रा हर मौके पर उनको सैनिटेशन दी गई है। उन्होंने अगर फ़ीस जिन बच्चों ने नहीं भी दी उनका ख्याल रखा गया, उनके हाथ धोने के लिए इंतज़ाम किए गए, मास्क का इंतज़ाम किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं की गई हैं। और इस वक्त भी इंडोनेशिया में कोरोना लॉकडाउन है, कर्फ्यू किसी सूरत हाल है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। बेहतरीन इंतजाम और उनके पेरेंट्स के ऊपर कम अज़ कम ये नहीं बोझ डाला जा रहा कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे फलाने फिक्स जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो जो हैं वहाँ पर ही मौजूद हैं। हमारी बड़ी ज़्यादती हो गई, हमारे तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, 20% हमसे रियायत देने को हुकूमत कह रही है, ये हम कैसे करें, तो हम पे जुल्म हो गया। उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।